अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। कराची के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े बड़े अहकामात जारी किए हैं। अलादीन पार्क से मुत्तसिल पवेलियन एंड क्लब और शॉपिंग सेंटर 2 रोज़ में गिराने का हुक्म दे दिया गया है। साथ ही कश्मीर रोड पर KDA क्लब मस्मार और गुज्जर नाले से तजावुजात के फौरी खात्मे, राशिद मिन्हास रोड पर UBL कॉम्प्लेक्स से मुत्तसिल ज़मीन भी खाली कराने का हुक्म दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। कमिश्नर कराची को जेल भेजने का इंदिया देते हुए ये कहा गया है कि 36,000 प्लॉट्स पर जो कब्जा हुआ है ना, अगर आप नहीं गिराएंगे तो फिर आप खुद गिर जाएंगे। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज़ है। इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि जब आप नाला साफ नहीं करवा सकते तो फिर आप सूबा कैसे चलाएंगे। सिंध में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिंध हुकूमत का खासा है, यहाँ एक ASI भी इतना ताकतवर हो जाता है कि पूरा सिस्टम चला सकता है। सिंध के अलावा पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है। थरपारकर में आज भी लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। 1500 मिलियन रुपए खर्च हो गए, एक RO प्लांट नहीं लगा। सिंध हुकूमत के पास एक ही मंसूबा है, बद से बदतर बनाओ। सारे रफाई प्लॉट्स पर प्लाजे बन गए हैं। समझते हैं अदालत को पता नहीं चलेगा। आज चीफ जस्टिस ने इस अहम किरदार का जिक्र किया जिसकी निशानदेही समाने नाज़रीन 2 साल पहले की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध का असल हुक्मरान यूनुस मेमन है। कराची पर कनाडा से हुक्मरानी कर रहा है, वहाँ बैठकर ये सारा का सारा सिस्टम चला रहा है। अब नाज़रीन, ये यूनुस मेमन आखिर है कौन? ये किसका अलैकार है, किसकी सरपरस्ती से हासिल है? अली हफीज़ मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। वो तमाम डिटेल्स, ये यूनुस मेमन किस बला का नाम है, अली हफीज़ बताएंगे। जी अली हफीज़, ज़रा बताइएगा, आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से बात हो गई। समात 2 साल पहले ही इस बात की निशानदेही कर चुका है। जी बिल्कुल किरण, अगर आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध के दफ्तर जाएं या SBCA जाएं या KDA, MDA, LDA जाएं, जो ज़मीन को कंट्रोल करते हैं सिंध के अंदर इदारे, वहाँ पर मौजूद है यूनुस कुदवाई, यूनुस मेमन उर्फ यूनुस सेठ का सिस्टम। ये सिस्टम क्या है? सरकारी अराजी खाली प्लाट पड़े हैं अरबों रुपए, करोड़ रुपए के। कोई भी पार्टी आती है तो वो जो गठजोड़ होता है, जो बदनाम अफसरान सिस्टम के लगाए गए हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी में या मास्टर प्लान में, वो तमाम यकजा होकर जो है वो ज़मीन को ठिकाने लगाने में जो है अहम किरदार अदा करते हैं। यूनुस सेठ मंजर आम पे कब आए? वो मंजर आम पे जब आए जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सरबरा DG मंजूर कादिर अचानक जो है जब छापों के डर से बैरून मुल्क फरार हो गए, तो ज़मीन के मामले देखने के लिए मंजर आम पे लाया गया यूनुस कुदवाई, यूनुस मेमन और यूनुस सेठ को, जो 2019 के एंड में जो है जब जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए, तहकीकाती इदारों के सामने पेश हुए, इंक्वायरी में जब तफ्तीश के दौरान उन्होंने बताया कि ज़मीनों के मामलात यूनुस मेमन देख रहे हैं, तो वो गिरफ्तारी के खौफ से जो है कनाडा जो है फ़रार हो गए। इस वक्त भी कराची के अंदर जो है जो अहम पोस्टें हैं, अगर आप कमर्शियल निज़ाम ले लें, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ले लें, KDA, MDA, LD की सरबराही ले लें, तमाम लोग जो है यूनुस सेठ के आलाकार हैं, यूनुस सेठ की फरमाइश पे लगे हुए हैं। अरबों रुपए की ज़मीन गुलिस्तान जौहर के अंदर ब्लॉक 36 है। यहाँ पर जो है अगर हम बात कर लें, कम से कम जो लास्ट महीने के अंदर जो हमारे सोर्स ने कंफर्म भी किया है, 48 करोड़ रुपए की राशि को ठिकाने लगाए गए हैं। इसी तरह कुरंगी के अंदर जो एक बड़ा प्लॉट था, जो मैदान था फुटबॉल का, उसको जो है गैर कानूनी तरीके से अलॉटमेंट की गई, वो ठिकाने लगाया गया। तमाम नेटवर्क जो है यूनुस मेमन जो है कनाडा से बैठ के ऑपरेट कर रहा है। जिस तरह अदालत उस्मान ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा, हमने 2 साल पहले बता दिया था कि कराची के अंदर किस तरह सिस्टम ऑपरेट करता है। आप कह रहे हैं 1 महीना पहले 40 करोड़ रुपए जो है वो ठिकाने लगाए। 48 करोड़ रुपए का प्लॉट है, जमीन है। 48 करोड़ रुपए आप बता रहे हैं, यानी कि उस वक्त जब हमने निशानदेही की थी उसके बाद भी ये मामला चलता रहा और आज सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से बात करनी पड़ गई है। अब नाज़रीन, एक जानिब सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई सख्त रिमार्क्स है आपका, दूसरी जानिब वफाक और सिंध हुकूमत की ठनी हुई है। फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट से सिंध में आर्टिकल 140 के निफाज की अपील की है। वफाक ने वज़ीर आला सिंध कौम परस्त सियासत का इल्ज़ाम लगाया है उन पर। वफाक ने सवाल उठाया है कि सिंध को 3 सालों में 1600 से 1800 अरब रुपए दिए गए हैं। इतना पैसा कहाँ गया है? जिस पर सूबाई हुकूमत का जवाब है कि वफाकी वज़रा NFC के तहत दिए गए फ़ंड्स का हिसाब लेने का कोई हक़ नहीं रखते हैं।
कहा गया था कि आपको 742 अरब रुपए दिए जाएंगे, अब रिवाइज करके कह दिया है 680 अरब कर दिया, 680.4 या 5 मिलियन। हमारे साथ शदीद नाइंसाफी हुई है। हमें वो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, जबरदस्ती थोपे गए हैं। साहब उठ के कहते हैं कि ये कितने साल हो गए, कितने मोटरवे बना लिया आपने। 18वीं तरमीम पे क्रिटिसिज्म होता है, एनएफसी पे क्रिटिसिज्म होता है, कहीं नाले नहीं बनाए। नाले सिर्फ नालों में बह जाएंगे ये। अब नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत को कोसते कोसते खुद वज़ीर आला सिंध भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल निकले। अब मेरे लिए तो ये मज़े का खेज़ बात है कि 13 साल से सिंध पर बिला शराकत गैर हुक्मरानी करने वाले वज़ीर आला आज कह रहे हैं कि कराची में माफिया काम करती है, जिसने कराची को बर्बाद किया। तो सर, आप हुकूमत में खबरें देने के लिए तो नहीं हैं, आप इस माफिया के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? वो कहते हैं ना कि शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। वज़ीर आला ने एक बार फिर सिंध के साथ ज़्यादती की बात की है और पूरी पीपल्स पार्टी सालों से सिंध में बैठकर यही बात कर रही है। सुनिए जरा। ये हम हैं, ये सिंध के साथ ज्यादती कर रही है, नाइंसाफी हुई है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हुई है, ज्यादती कर रही है। उल्टी गंगा सिंध के लिए बहती है, ज्यादती हो रही है। हमारे साथ शदीद नाइंसाफी, ज्यादती हो रही है। तो सिंध हुकूमत की पूरी काबीना को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। सिंध के साथ ज्यादती हो रही है, बिल्कुल दुरुस्त हो रही है, लेकिन सर ये ज्यादती कोई और नहीं कर रहा है, आप खुद कर रहे हैं। मुराद अली शाह साहब, सिंध को 680 अरब रुपए मिलने का एतराफ़ आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। वो पैसा जाता कहाँ है? 13 सालों में कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट आप नहीं दे सके हैं। सूबे को, ग्रीन लाइन को आपने विफाक के हवाले किया, K4 को भी आपने विफाक के सुपुर्द कर दिया। गली मोहल्लों में अगर थोड़ा बहुत काम हो रहा है तो वो भी विफाक के पैसों से MNAs करवा रहे हैं। इस शहर में ज़्यादातर कब्जे आपके दौरे हुकूमत में होते रहे हैं। आपने सही कहा, सिंध के साथ वाकई ज़्यादती हो रही है। अपने गेस्ट के पास जाने से पहले एक बार फिर अली हफीज़, आपसे ज़रा मैं ये पूछूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची में 36,000 गैर कानूनी जो मकानात बनाए जाने का बताया गया है, वो कब्जे कौन कौन से इलाकों में हैं, कहाँ कहाँ पर हैं वो प्लॉट्स, और ज़्यादातर किस दौरे हुकूमत में हुए हैं अली? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के बाद KD इंतज़ामिया ने जो रिपोर्ट जमा करवाई थी उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा कब्ज़े जो है कराची के इलाके सरजानी टाउन में हुए, उसके बाद कुरंगी में, गुलिस्तान जौहर में, नॉर्थ नाज़ाबाद में। ये वो इलाके हैं जहाँ पर 20 साल जो है कंटिन्यू जो है चाइना कटिंग की गई। सरकारी लैंड पार्क्स हैं, रिफाई प्लॉट हैं, जो सेहत और अस्पताल के मराकज़ के लिए मुख्तस की गई ज़मीन थी, वहाँ पर छोटे छोटे प्लाट 80 गज़ के 120 गज़ के प्लॉट काट के जो है वो फ़रोख्त किए गए, बेचे गए। सबसे अहम बात यह है कि 2008 के बाद से जो है मुकम्मल तौर पे जो है 10 के बाद से लैंड कंट्रोल जो KDA का है वजीर बल्दियात के पास है, और वजीर बल्दियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। तो क्यों कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों तजावुज़ के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किए गए? अब जो हो ये रहा है कि सरजानी में गोड बनाए जा रहे हैं, गुलिस्तान जौहर में गोड बनाए जा रहे हैं। पहले कराची वालों ने चाइना कटिंग को देखा, अब जो है गोड आबाद के नाम पर जो है कब्जे किए जा रहे हैं कराची में करोड़ों रुपए अरबों रुपए की सरकारी अराजी पे। लेकिन वज़ीर आला सिंध हो, वज़ीर बल्दियात हो, यहाँ पर वो तो कुछ करते नहीं है, लेकिन जो सिस्टम है वो मौजूद है सरकारी इदारों में, वो ज़मीनों के मामला देख रहा है, और पैसे जो हैं वो बड़े जो हैं सारी सरकार के जो करता धरता है उनके बैंक में जा रहे हैं, उनके अकाउंट में जा रहे हैं। वज़ीर आला साहब ने बात कर दी है माफिया के बारे में, ये कौन है ये भी ऑब्वियसली सिंध हुकूमत को मालूम होगा और इसको अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकेंगे सिंध हुकूमत के लोग। शर्मिला फारूकी साहिबा ज्वाइन कर चुकी है, आप सीनियर रहनुमा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शर्मिला। वज़ीर आला साहब भी क्या वज़ीर आज़म के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं? 13 साल से हुक्मरान है, कह रहे कराची में माफिया बैठी हुई है। अगर शर्मिला कराची में माफिया है भी तो 13 सालों में खात्मा क्यों नहीं हो सका उनका, क्यों नहीं कर सके आप लोग? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सवाल आपका बड़ा तवील है और उसका जवाब भी बड़ा तवील है। हमारे लिए बड़ा आसान होता है ये कहना कि जी माफिया और माफिया को मौजूदा हुकूमत जो भी इस वक्त इनकम्बेंट हुकूमत है वो उसको फौरी तौर पर ख़त्म कर दे। माफिया के साथ जुड़े हुए बहुत सारे इशूज़ होते हैं। शुरुआत में आपने एक बड़ी लंबी तंबी बांधी है, चीफ जस्टिस की भी बात की, जो उनके ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के जो, और उनके ऊपर तो खैर मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने कंटेम्प्ट में जेल नहीं जाना। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि कराची पोलराइज्ड है, और कराची के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इतनी सियासत की है माजी के अंदर
कि मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर ख़त्म करूँ। एक तवील अरसे तक कराची के अंदर जो है MQM का राज रहा और जिसे हम कहते हैं इजादारी रही। आपको याद होगा कि एक आवाज़ के ऊपर कराची बंद हो जाता था और कोई पुलिस, कोई रेंजर्स, किसी की इतनी ताकत नहीं थी कि वो कराची को खोल सके। कराची में एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर जनाब शादी हॉल्स बने और ना जाने क्या क्या चीज़ें हुई और वो एक ऐसा भी दौर था जब जनाब मुशर्रफ थे और MQM वाज ऑल इन पावर और 10 साल तक एक अनफेटर्ड पावर जो MQM को दिया गया, कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता था। अब होता क्या है, ये कब्जे होते किस तरीके से 10-20 साल 30 साल की ज़मीन के ऊपर बैठ जाएं तो फिर वो कहते हैं कि जी ज़मीन हमारी है और वहाँ पर वो मकानात बना लेते हैं, वहाँ पर वो मतलब अपनी सारी एम्यूनिटी की चीज़ें बना लेते हैं। और अगर कोई जाए भी वहाँ पर उसको खाली कराने के लिए तो फिर जाहिर बात है कि उस जगह पे औरतें भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, वो सामने आ जाते हैं कि जी हम तो बेघर हो रहे हैं और हमें सड़क पे ले आया गया। फिर आप ही मीडिया के लोगों में से बैठ के कहते हैं कि देखिए जी इनके साथ कितनी ज्यादा जुल्म हो रहा है। मैं पर्सनली इसलिए कहूँगी कि मेरे भी कुछ ज़मीनों के ऊपर ऐसे ही हुआ है कि लोग बैठ गए 25-30 साल से और मैं भी बेबस हूँ कि मैं इनको उठा नहीं सकती। आप क्योंकि अगर मैं और आप बेबसी की बात कर रही हैं शर्मिला, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि ये सारा का सारा ये जो भी कुछ हुआ ये मुशर्रफ दौर में हुआ, ये कब्जे MQM के लोगों ने किए, तो आप MQM के बारे में बात करेंगे तो फिर उसके बाद जब 2008 में आप लोगों की हुकूमत आई तो उस वक्त तो आप ही के लोग 90 जाया करते थे, गलों में हार डाला करते थे, आप ही उनको गले लगाकर बैठ गए थे साथ में। आपने क्यों उनको गिरफ्तार नहीं किया, क्यों लोगों को जेलों में नहीं डाला, क्यों कब्जे नहीं छुड़वाए शर्मिला? अच्छा, बहुत आसान है ये किरण कह देना कि जेलों में डाल दो। हर चीज़ जेलों में डालने से हल नहीं हो जाती है। ये इमरान खान की हुकूमत नहीं है कि जो कोई आवाज़ उठाए, जो कोई बात करे जेल में डाल दो। ये तरीके कार नहीं होते हैं, एक फंक्शनल डेमोक्रेसी में ये नहीं होता है। 2008 में जब हमारी हुकूमत आई तो मखलूत हुकूमत थी। हम वफाक में भी MQM के साथ बैठे थे और हम सिंध के अंदर भी MQM के साथ बैठे थे। ये काबीना में भी बात होती थी, मैं काबीना का हिस्सा थी और काबीना में जब बात होती थी तो इसके ऊपर बहुत दफ़ा वज़ीर आला उस वक्त कायम अली शाह साहब थे, बहुत दफ़ा ये बातें हुई, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स भी लिए गए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी आए जहाँ पर ये कहा गया कि जी इन जगहों को खाली कराएं और उसके नतीजे के अंदर बहुत सारे एमिनिटी प्लॉट्स जो हैं वो खाली भी कराए गए। एक एंटी इंक्रोचमेंट सेल कायम किया गया जो मुख्तलिफ जगहों पे कार्रवाई करता था जहाँ पर इंक्रोचमेंट हुई हुई थी। उससे बहुत सारी ज़मीन जो है जो हुकूमत की थी, जो गैर कानूनी तौर के ऊपर कब्जा की गई थी मुख्तलिफ लोगों ने, उसको रिकवर भी किया गया। अब मैं हालिया में आपको गुज्जर नाले के हवाले से बात बताती हूँ। मैं आज ही पढ़ रही थी कि गुज्जर नाले का ज़ाहिरी बात है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा गया है कि उसके ऊपर से इंक्रोचमेंट हटाएं। आप आज द न्यूज़ की स्टोरी पढ़ें और उसके अंदर आपको बड़ी स्टोरी है कि जी उसके अंदर जो बच्चे हैं गुज्जर नाले पे जो रहते हैं वो प्ले कार्ड्स लेके वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर थे और वो कह रहे थे कि हम बेघर हो गए और इसको रोक दिया जाए, ये जो स्टे ऑर्डर दिया हुआ है डिमोलेशन के खिलाफ, इसको ना हटाया जाए। इस किस्म की चीजें आती तो जाहिर बात है कि इंसान को 2 नहीं 3 नहीं 4 वहाँ से शिफ्ट करना भी तो फिर आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अच्छा, मुझे ये बताइए MQM के बारे में शर्मिला। जी बिल्कुल, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा, सवाल ले लें साथ साथ, बात अपनी आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। इस कमरे से निकाल के बराबर वाले कमरे में शिफ्ट कर दो। नो, यू शिफ्टिंग फैमिलीज। उनके लिए मुतबादल जमीन ढूंढनी पड़ेगी, वहाँ उनको घर बना के देना पड़ेगा, वहाँ को तमाम एमिनिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। मतलब हुकूमत है ना, हुकूमत के पास कोई आसमान से टपका हुआ खजाना तो नहीं। एक तो ज़मीन ढूंढें, फिर घर बना के दें, फिर एमिनिटी की सारी चीज़ें, बिजली गैस पानी सब प्रोवाइड करें। ये कहना आसान है, इस तरह आप बैठ के कह रही हैं, लेकिन ये करना इतना ही मुश्किल है जितना इस वक्त आपको और मुझे नजर आ रहा है। ये कोई एक गुज्जर नाले का इशू नहीं है। ये आप कराची में या किसी भी बड़े शहर में जाएं, आप लाहौर में चले जाएं, पेशावर में चले जाएं, आप किसी भी बड़े शहर में चले जाएं, आपको ये ऐसे गंभीर मामला 2008 से 2021 तक कराची में कोई कब्जा नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहूंगी कि कब्जा नहीं हुआ, कब्जा तो जो होना था हो जाता। अच्छा, और जो ठीक है आप कह रही हैं यहाँ पे कब्जा नहीं हुआ, लेकिन वो जो मुशर्रफ दौर में पावरफुल एक जमात थी उसके किसी भी शख्स के खिलाफ आप लोग गए अदालत, कोई पर्चा कटवाया, किसी को जेल भेजा, कुछ हुआ? सॉरी, किसके खिलाफ? आपने कहा ना कि ये सारा जो मुशर्रफ दौर में MQM थी तो उसके खिलाफ आप कोई भी एक शख्स। मुशर्रफ के दौर में भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, बिल्कुल हुआ जी। मैं नाम नहीं लेना चाहती, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे उनसे MQM के। वो अब शायद ह्यूस्टन में रहते हैं, उनके बड़े सबसे
कराची के अंदर शादी हॉल्स थे, पर्चे भी कटे, रिकवरी भी हुई, लोग गिरफ्तार भी हुए, अदालतों में मुकदमे भी चल रहे हैं, सब कुछ। शर्मिला डेमोक्रेसी है भाई, जिसने कराची की जमीनों पर कब्जा किया, कम से कम उसका तो नाम लें। किस किस का नाम लूं? किस किस का नाम लूं? कोई 5 नाम ले ले। और मुझे तो जब प्रोग्राम में कहा गया था कि जी बजट के ऊपर डिस्कशन बताया जाता कि जी कराची की जमीनों पे कब्जे के हवाले से, तो मैं फिर लिस्ट मंगवा लेती। नासिर, अच्छा, मंजूर काका भी तो उन्हीं में से एक नाम नहीं? वो लोकल वजीर है, उनके पास ज्यादा। मुझे तो जो कहा गया बजट के ऊपर, मैं तो बजट के ऊपर बात करने आई थी, लेकिन अचानक से जब मैं बैठी हूँ लाइव शो के ऊपर, तो आपने पहले बता दी थी, मैं लिस्ट भी ले आती, मैं आपको बता भी देती कि कितनी जमीनें रिकवर करी हैं, कौन कौन से सन में करी हैं, क्योंकि मैं तो अपनी तैयारी करके आती हूँ। सही, ठीक है शर्मिला। फिरदौस शमीम नकवी साहब भी साथ मौजूद हैं। साहब से सर खुशामदीद आपको कहूँगी। वज़ीर आला सिंध का इल्ज़ाम है कि वफाक सिंध के तरक्याती फंड्स में डंडी मार रहा है। वफाक ने 742 अरब रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब कम करके 680 अरब रुपए कर दिए हैं और कहा गया है कि 62 अरब भूल जाओ। दूसरी जानिब सर फवाद चौधरी साहब ये दावा कर रहे हैं कि 16 से 1800 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। कितने पैसे कब कब दिए गए हैं सर, याद दहानी करवा सकते हैं फिरदौस साहब? जी देखिए, पहली चीज़ ये है कि वफाक की तरफ से जो पैसे आते हैं वो एक फार्मूले के तहत आते हैं जिसको NFC अवार्ड कहा जाता है, और उस NFC अवार्ड के अंदर जितना वफाक में टैक्स जमा होता है उसका 14.4% सूबा सिंध के हवाले कर दिया जाता है। और ये जो रकम आप कह रही हैं ये पिछले 2 साल की रकम है जो उसका जिक्र हो रहा है जी। और इस साल जैसे जैसे कलेक्शन होता है महीने में 2 दफ़ा स्टेट बैंक ट्रांसफ़र कर देता है सिंध प्रोविंस को। इसके अंदर वफाक ना रोक सकती है ना कुछ कर सकती है। इस साल इंशाल्लाह, पिछले साल शॉर्टफॉल हुआ था जिसकी शिकायत वो कर रहे थे कि जो बजटरी फिगर इंडिकेट की थी गवर्नमेंट ने वो उतना कलेक्शन कोविड की वजह से नहीं कर सकी, तो उसकी वजह से वो शॉर्टफॉल हुआ था। खुद सिंध गवर्नमेंट भी जितना कह रही थी कि वो कलेक्ट करेगी, उनकी शॉर्टफॉल वफाक से भी ज़्यादा थी जो सिंध का पोर्शन ऑफ सेल टैक्सेस था। जितना टैक्स उन्हें जमा करना था उसकी आप 3rd क्वार्टर रिपोर्ट देख लीजिए। अगर वफाक ने 66% जमा करके दिया था तो सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो 44% किया है। ये ऑन द नेट अवेलेबल है रिपोर्ट, आप कहती हैं मैं मंगा के आपको सफा भी दिखा। अच्छा सर, मुझे जरा ये समझाइएगा। अभी एक मिनट मुकम्मल करने जी। जो गुफ्तगू आपने शुरू की थी, असल में जुल्म ये है कि कराची में इदारा कौन सा है जो इसको इंक्रोचमेंट रोकनी होती है, तो वो है कराची सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी या मजीद डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपके रिपोर्टर ने गोठाबाद की स्कीम्स के स्कैंडल की बात की। ये गोठाबाद का स्कैंडल जो है ये MQM के दौर का नहीं है। MQM के दौर का सबसे बड़ा स्कैंडल चाइना कटिंग है जी। वो कम से कम और कुछ नहीं है। तो जितने प्लॉट्स चाइना कटिंग की नजर हुए वही लार्मेस के जरिए निकाल दें और एक रिपोर्ट ला दें कि ये ज्यादती हुई है और इन प्लॉटों को जो बेनिफिशरीज हैं इनसे हमने खाली कराना है या नहीं कराना या इनको रेगुलाइज करना है। सर, उस पे एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दें। फिरदौस साहब, मुझे एक चीज समझा दीजिएगा सर। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 140 लागू किया जाए, उसे एक्सरसाइज किया जाए, दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि एक पैसा हम देंगे नहीं, हम खुद डायरेक्ट लगाएंगे। तो सर सिंध हुकूमत की जरूरत के बगैर कैसे आप लोग डायरेक्ट पैसा लगाएंगे सर शहर में? नहीं, देयर आर टू थिंग्स। पहले देखिए, पहली चीज ये है इनका जो पैसा है वो हम काट नहीं सकते, ठीक है, इनको इनका पैसा मिल रहा। अब अगर मेरे पास और रकूम है जो कि वफाक के नीचे आती हैं और मैं वो रकम लगाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सुई गैस की लाइनें डालना चाहता हूँ सिंध की विलेजेस के अंदर, तो मैं इनसे पूछ के क्यों डालूं? सुई गैस एक वफाकी है। मुझे बिजली की लाइनें डालनी है, मैं इनसे पूछ के क्यों डालूं? मैं अगर समझता हूं कि मुझे वाटर कंट्रोल के लिए ओवरऑल कोई प्रोजेक्ट करना चाहिए जिससे मुल्क को फ़ायदा हो, तो मुझे इनसे पूछें कि इनका ताउन ज़रूर चाहिए, इनकी इजाज़त नहीं चाहिए। जिस तरह अभी आप देख लीजिए K4 का मंसूबा जो है वो कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के अंदर है, कराची का पैकेज, लेकिन जिम्मेदारी किसने ली? वफाक ने। 3 नालों की सफाई की जिम्मेदारी किसने ली? वफाक ने। इनकी मर्जी से ली थी ना, कोई फोर्स तो नहीं किया था हमने। अगर हमने फायर टेंडर शहर कराची को 52 दिए और KMC को एज अ ग्रांट दिए वो,
तो इनको क्या एतराज है? ग्रीन लाइन अगर बन रही है और ग्रीन लाइन की अब बसें आ रही हैं और अगस्त में ऑपरेशनल है, तो क्या इनको एतराज है? भाई हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने इस शहर कराची के लिए पिछले साल मेगा सिटीज ऑफ कराची के अंदर 18 स्कीमें थी, सर इस पे इजाजत दीजिए, शर्मिला इस पर रिस्पॉन्ड करेंगी। सिफर सर शर्मिला रिस्पॉन्ड करेंगी इस पर। क्वार्टर तक सिफर खर्च किया है। ठीक है शर्मिला, पंजाब में 3 मेट्रो बसेस सूबाई बजट से बनी है, विफाक ने एक पैसा नहीं दिया उसके लिए। यहाँ ग्रीन लाइन की सिर्फ बसेस खरीदनी थी, वो भी आप लोग नहीं ला सके, विफाक को ही अपने जिम्मे लेना पड़ा। इसके बावजूद कोई ट्रांसपोर्ट का आपका अपना मंसूबा नहीं है। 50 बसेस 2018 में चली, वो भी बंद हो गई। शर्मिला, ग्रीन लाइन का जो प्रोजेक्ट था वो हमेशा से वफाक का था और ये शुरू हुआ था नवाज शरीफ के दौर के अंदर। इसमें सिंध हुकूमत की शराकत दारी थी, बसें सिंध हुकूमत ने खरीदनी थी, बसें खरीद ली गई हैं, लेकिन बाकी जो ट्रैक्स बनाने, जो रूट्स बनाने, वो फेडरल गवर्नमेंट का काम था, जो आज तक नहीं हुआ। शायद किसी दिन हो जाएगा। कह रही है ऑरेंज लाइन इनका जिम्मा था, ऑरेंज लाइन मुकम्मल नहीं हुई, ऑरेंज लाइन को अभी भी काम जारी है और 6 साल हो गए। फिरदौस साहब, आपकी बात बड़ी खामोशी से सुनी है उन्होंने, प्लीज रिस्पॉन्ड करने दीजिए। जी शर्मिला। इसी तरीके से K4 का जो प्रोजेक्ट है वो भी वफाक का प्रोजेक्ट है। देखिए, वफाक तमाम सूबों को मेगा प्रोजेक्ट्स देता है और इसी तरीके से ये जो आप प्रोजेक्ट्स की बात कर रही है ना, K4 भी शुरू में आपने बात करी, वो भी वफाक का प्रोजेक्ट है, वफाक ने कंप्लीट करना है, सिंध हुकूमत ने नहीं करना। इसी तरीके से अभी भी जो 2 इन्होंने फेडरल PSDP के अंदर जो 2 प्रोजेक्ट्स रखे हैं, वो ये प्रोजेक्ट है जिनकी सिंध को जरूरत ही नहीं है, कराची को जरूरत ही नहीं है। जो हमने 16 प्रोजेक्ट्स कहे थे, दरखास्त की थी वफाक से कि वो PSDP के अंदर रखें और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के अंदर वज़ीर आला ने एहतजाज भी किया इसका, वो नहीं रखे गए। और मैं आपको बताऊं कि अभी जो बात थी कि पैसे कम मिलते हैं, हर साल NSC अवार्ड में जो पैसे हैं वो कम मिलते हैं, बिकॉज वफाक अपने टारगेट्स मिस कर देता है। जब वो अपने टारगेट्स मिस करता है, जिस तरह ये FBR के टारगेट्स पिछले 3 साल से मिस कर रहे हैं, तो जाहिर बात है जब वो मिस करेंगे तो फिर जाहिर बात है सूबों के में भी कटौती होगी, तो नाअहली तो उनकी तरफ है। 2018 के ना जब ये हुकूमत आई थी तो फेडरल PSDP के अंदर सिंध को 27 प्रोजेक्ट्स दिए गए थे। उसके बाद अगले साल जो है सिंध, उसके बाद और अब दे रहे हैं 2। अब मसला ये है कि देखिए, और इसके बरक्स में आपको बताऊं कि पंजाब में अब जो PSDP के अंदर जो प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं ना, आपको पता है कितने? 22 हैं, KPK के अंदर 21 हैं, बलूचिस्तान में 15 हैं। तो आप मुझे बताइए कि जाती है कि नहीं? मतलब कुछ तो बैलेंस करें ना। और NEC का मतलब क्या है? NEC का मतलब ये है कि आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। एक चीज और मैं देख रही थी बजट में, बिलावल साहब फरमा रहे थे कि मीडिया को नहीं दिखा रहा जो मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं बाहर खड़े होकर, तो विफाक ने 10% रखा, सैलरी इंक्रीज करने की बात हो रही है, उसके साथ साथ फिर पेंशन के 10% इजाफे की बात की गई। पंजाब ने भी यही किया। आप लोगों को सबसे ज्यादा इस बात पर तकलीफ हो रही थी कि नहीं बढ़ाया जा रहा है या इतना नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग अपने बजट में कितना फीसद दे रहे हैं? खुश कर दें सिंध के लोगों को। देखिए, 2018 तक बल्कि 2008 से लेके 2 गवर्नमेंट थी, हमने किसी साल 50, टोटल 5 साल में 100 इजाफा हुआ है। और ये कल कितना बढ़ाने जा रहे हैं शर्मिला? बजट है, पहले साल इन्होंने 10% बढ़ाया, पिछले साल इन्होंने 0 बढ़ाया। आपको पता है एहतजाज हुआ, इस साल इन्होंने एहतजाज के डर से 10% आप कितना बढ़ा रहे हैं? 10। आप कल तक का इंतजार करें ना। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के हैं, उनको अनाउंस करने थे, मैं आप पहले ही अनाउंस कर दूं, मुनासिब। सिर्फ इतना बता दें कि 10 से ज्यादा होगा, इतना तो खुश कर दें सिंध के लोगों को। बेहतर ही होगा। 10% से ज्यादा होगा तो उस साल भी तनख्वाहें बढ़ाई, से तमाम हुआ था, नुकसान था। अपने पिछले साल तक कि वफाक ने नहीं बढ़ाई, किसी और सूबे ने नहीं बढ़ाई। सही है। आप कह रही हैं कि जो कुछ कब्जा हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग मुत्तहदा कौमी मूवमेंट उस वक्त हुआ करती थी। वज़ीर आला साहब की जानिब से भी यही कहा गया, उन्होंने तो माफिया के बारे में बात की गई है। तो इस पर जो अपनों का नाम लेकर बात किया करते थे, उन्होंने ज़्यादती की है। हसन साहब इस बात पर अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर, जिस वक्त आप लोग बड़े स्ट्रॉन्ग थे, मुशर्रफ दौर में आप लोग बड़े स्ट्रॉन्ग थे, ये जो कराची की बदहाली हुई है, ख़ास तौर पर कब्जे हुए हैं, सर उस दौर में हुए हैं ये। वज़ीर आला साहब ने भी कह दिया, अभी शर्मिला भी इसकी सारी तफसीलात बता रही थी। इजहार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुशर्रफ साहब के दौर में तो आपके चैनल ने भी वो तमाम रिकॉर्ड तामीरात दिखाई हैं
और क्राइम रेट अगर आप देख लें तो मुशर्रफ साहब के दौर में 2008 तक बिल्कुल मिनिमम था। जैसे ही हमारी रोटी कपड़ा और मकान की हुकूमत आई तो रोटियों पे भी खून खराबे हुए, कपड़े और मकानों पे भी कब्जे हुए, और आपसे कोई ढका चुपा नहीं है कि कराची के अंदर जमीन पर अगर आप अपने घर के आगे स्वयं का टेंट भी लगाए ना तो सबसे पहले पुलिस आ जाती है। तो आप सोचें शहर में कब्जे होते रहे और वजीर आला साहब 2008 से होम मिनिस्टर हैं और ये पुलिस इनके बराह रास्त 18वीं तरमीम के तहत मातहत है। तो जहाँ कराची के अमन के चैंपियन बनते हैं तो ये कब्जों का भी इल्जाम अपने सर लेना फिर ये। और दूसरी बात ये जिस जमात को माफिया कह रहे हैं उसके साथ हर दफा हुकूमत में आने की दावत देते हैं। अभी 5 साल हम इत्तेहादी रहे बदनसीबी के साथ तो बिलावल साहब 2 वजारतें देने की फुलझड़ी छोड़ी। अभी सेनेट के इंतखाबात हुए तो सईद गनी साहब, मुर्तजा साहब तशरीफ लाए। इससे पहले चेयरमैन के इंतखाबात हो रहे थे तो फिर ये हमारे दरवाजे पर आए। और भाई आपस में बैठ के तय कर लो ना कि हम क्या हैं। एक दफा तय कर लो कि अगर कराची की जमात और खास तौर पर अगर तुम्हें हमारा वजूद पसंद नहीं है तो कसम खा लो मीडिया पे कि हमारे दरवाजे पर आएंगे। अपनी मर्जी से माफिया कह दी, अपनी मर्जी से जमहूरी कुव्वतें कह दी, अपनी मर्जी से फिर असेंबली में सपोर्ट भी मांगते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जुनूनियत है इनकी, ये लाकानूनियत इनकी जो बहरिया टाउन में हुई, जो इस वक्त कराची में क्राइम रेट बढ़ गया है, कराची में मोबाइल कारें छीनने की जो तादाद में इजाफा हुआ है, शहरी लुट रहे। एक प्रोफेसर दिन दहाड़े कत्ल हो गया मोबाइल छीनने के पादाश में। तो मैं समझता हूँ ये सारी बातें जब होने लगती हैं और खास तौर पर जब बजट आने लगता है तो इनके मुंह से राल टपकनी शुरू हो जाती है कि हमें पैसा कितना मिलेगा, और ये चीजों को डाइवर्ट करने के लिए इनको फिर नजर आ जाती है इनके। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्रोग्राम में तो नसरीन ये कराची के मामले पर, कब्जे के मामले पर और इस शहर की बेहतरी के मामले पर सियासी जमातें इसी तरह से आपस में लड़ती रहेंगी, ये पिंग पोंग इल्ज़ामात चलते रहेंगे। इसी वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है कि कहाँ कहाँ कब्जा है और कहाँ कहाँ से कब्जे 2 दिन के अंदर अंदर छुड़ाने। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको कहूँगी खुशामदीद। सऊदी हुकूमत ने ख़वातीन को महरम के बगैर हज और उम्रे की इजाज़त दे दी है। सऊदी वजारत हज और उम्रा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि महरम के बगैर ख़वातीन समेत हज का इरादा रखने वाले तमाम अफराद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होगा कि हतमी हज का परमिट हासिल हो गया। दरख्वास्त दहिंदा को ये तस्लीम करना होगा कि उसने 5 साल में हज नहीं किया, उसे कोविड-19 समेत कोई बीमारी नहीं है, गुज़िश्ता 6 माह के दौरान वो किसी भी दायमी बीमारी की वजह से अस्पताल में दाखिल नहीं हुआ। ख़वातीन को बग़ैर महरम के हज और उम्रे की इजाज़त देना क्या शरीयत के तहत ये दुरुस्त फ़ैसला है या नहीं, इस पर बात करने के लिए मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो अब डिस्कस हो रहा है लोगों में। लोग ये सोच रहे हैं कि सऊदी हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है, तो उलमा कराम इस पर क्या राय रखते हैं। मुख्तलिफ उलमा कराम ने मुख्तलिफ बातें की हैं, इस हवाले से अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। नाज़रीन, सऊदी अरब में मुस्तकिल तब्दीलियाँ आ रही हैं, वहाँ पर ख़वातीन को ड्राइविंग की भी इजाज़त मिली है, दीगर मामलात भी हैं जिसकी वजह से अब सऊदी अरब में चेंजेस आ रहे हैं। उसी की एक कड़ी ये भी है कि अब ख़वातीन को बग़ैर महरम के हज और उम्रे की इजाज़त दे दी गई है। अब ये देखना होगा कि ये सिर्फ सऊदी अरब के लिए है या ओवरऑल ये तमाम जहाँ जहाँ से दुनिया में लोग हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा का रुख करते हैं, ये उन तमाम लोगों के लिए है और फिर उसके लिए राय क्या है। अब हज करने वाले तमाम अफराद ऑनलाइन अपने रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी ये उसका मतलब नहीं होगा कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है तो आपको हज का परमिट हासिल हो गया है। जो भी दरख्वास्त दे रहे होंगे उन तमाम लोगों को इन डॉक्यूमेंट्स में ये बताना होगा अपना कि उन्होंने 5 साल में हज नहीं किया है, उन्हें कोविड-19 नहीं हुआ है, कोविड-19 के अलावा उन्हें कोई और बीमारी भी नहीं है और गुज़िश्ता 6 माह के दौरान वो किसी भी बीमारी की वजह से अस्पताल में दाखिल नहीं हुए हैं। अगर ये तमाम चीज़ें उनकी क्लियर हैं तो फिर वो रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, वरना फिर रजिस्ट्रेशन की जो दरख्वास्त है वही रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब महरम के हज और उम्रे की इजाज़त देना बग़ैर महरम के,
क्या ये शरीयत के तहत दुरुस्त फैसला होगा या नहीं होगा? मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ गालिबन मौजूद हैं और मुफ्ती ज़ुबैर साहब इस पर बेहतर राय दे सकेंगे कि ये ऐसा जो सऊदी हुकूमत की जानिब से फ़ैसला किया गया है, अवामी राय भी नाज़रीन इस पर आना शुरू हो गई है, लेकिन यकीनन उलमा कराम इस पर सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से रहनुमाई कर सकते हैं कि शरीयत इस हवाले से क्या कहती है। क्या ख़वातीन बग़ैर महरम के हज उम्रे की दरख्वास्त दे सकती हैं, हज उम्रा कर सकते हैं? क्योंकि आम तासुर भी यही है, जितना मालूम है उतना उसके मुताबिक हमको यही मालूम है कि बग़ैर महरम के हज उम्रा नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑब्वियसली उलमा कराम शरीयत क्या कहती है उस हवाले से इस पर ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। ज़ुबैर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। ये बताइएगा, ये जो सऊदी हुकूमत की तरफ से ये फ़ैसला किया गया है शरीयत के मुताबिक दुरुस्त है कि मुफ्ती साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ये ज़हन में रखनी चाहिए कि शरई पोजीशन तो ये है कि बग़ैर महरम के कोई खातून मसाफत सफ़र के बक़दर सफ़र नहीं कर सकती। अब अगर सऊदी हुकूमत का ये जो फैसला आया है और ये जो कुछ तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं, तो इसके बारे में ये जहन के अंदर रखना चाहिए, अगर तो मक्का मदीना या मक्का और मदीना के मुज़ाफ़ात मसलन जद्दा वग़ैरह के हवाले से और वहाँ की मकामी ख़वातीन के हवाले से अगर ये फैसला हो तो इसमें तो कोई हरज नहीं है। ये तो शरान दुरुस्त है कि वो ख़वातीन जा सकती हैं, वो मसाफत सफ़र के बक़दर वो मिक़दार और वो मुद्दत और वो टाइम और वो ज़माना और वो मसाफत सफ़र नहीं होगी। लेकिन अगर ये ऐसी ख़वातीन के लिए जो बाहर ममालिक से आने वाली हैं, वो अगर बग़ैर महरम के सफ़र करें, उनके लिए अगर पोर्टल पर इस तरह से रजिस्ट्रेशन को ऑन किया गया है तो शरई तौर पर यह वाक़अतन काबिल तशवीश और काबिल गौर व फिक्र है, क्योंकि हदीस से बुखारी है वाज़े तौर पर ला तुसाफिर इमराअतुन इल्ला व माहा ज़ू रहम महरम, कोई औरत सफ़र न करे मगर इस हालत में कि उसके साथ महरम हो। बग़ैर महरम के ख़वातीन के लिए सफ़र करना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता मैं यहाँ ये बात वाज़े कर दूं कि अगर कोई बग़ैर महरम के खातून जाती है और वो हज कर लेती है या उम्रा कर लेती है तो हज या उम्रा तो उसका शरअन दुरुस्त हो जाएगा, फरीज़ा तो अदा हो जाएगा, अजर सवाब उसको पूरा मिलेगा, मगर ये बग़ैर महरम के सफ़र करना ये शरई तौर पर दुरुस्त नहीं है। और ये सफ़र चाहे दुबई का हो, अमेरिका का हो, खुद पाकिस्तान के अंदर का कोई इलाका हो, वहाँ पर सफ़र करें वो भी गलत होगा। वहाँ अगर हज और उम्रे के लिए बग़ैर महरम के कोई खातून सफ़र करने के लिए जाती है वो भी शरअन दुरुस्त नहीं होगा। शरई पोजीशन यही है। हम सऊदी हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो इस फैसले पे ज़रूर नज़रसानी करें। सही। मुफ्ती साहब, सऊदी अरब बदल रहा है, ख़वातीन को ड्राइविंग समेत काफ़ी हुकूक मिल रहे हैं। साथ ही हाल ही में सऊदीया में मसाजिद के लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करने का फ़ैसला किया गया है। सऊदी अरब में होने वाली तब्दीलियों को बतौर आलिम दीन आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बात यह है कि अगर तो इस तरह की कोई तब्दीलियाँ हों या इस तरह का मामला हो कि जिसके अंदर हुकूक इंसानी मुतासर हो रहे थे और उन हुकूक को अब जाकर के ओपन किया जा रहा है या उनके लिए आसानियां पैदा की जा रही या सहूलतें पैदा की जा रही, तो इसमें तो शरअन कोई मुज़ायक़ा नहीं है, दुरुस्त है। लेकिन ये बहरहाल ज़रूरी बात है और दुनिया भर के मुसलमानों की ये तवक्कुआत रहती हैं और उनकी ये उम्मीदें रहती हैं कि सऊदीया एक तरफ तो बहरहाल वो एक कंट्री है, एक अरब मुल्क है, लेकिन दूसरी तरफ वो इस्लाम का किला है, मुसलमानों के दीनी जज्बात वालेहाना मुसलमानों के दीनी नजरियात का वो मरकज है। तो मुसलमानों के लिए जब वो एक इस्लाम का किला है, इस्लाम का मरकज है, वही का मरकज है, मक्का और मदीना से मुसलमानों की बचपन के साथ दिली तौर पर वाबस्तगी होती है और मजहबी वाबस्तगी होती है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में हम बजा तौर पर हुकूमत सऊदीया से ये डिमांड भी करने में हक बजानिब और मुतालबा करने में हक बजानिब है कि वहाँ पर शरई हुदूद व क़ुयूद का बहरहाल लाजमी तौर पर ख्याल रखना चाहिए। सही। मुफ्ती इब्तिसाम इलाही अभी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इब्तिसाम साहब। ये बता दीजिए कि सऊदी अरब में ये जो हज और उम्रा की ख़वातीन को बग़ैर महरम के इजाज़त दी जा रही है रजिस्ट्रेशन करवाने की, शरीयन दुरुस्त है? ये शरीयत वार से बात दुरुस्त नहीं है। अगर कोई औरत मक्का मुकरमा में रहती हो तो वो उम्रे की हद तक जो है ना उसको इजाज़त दी जा सकती है, इसलिए कि उम्रा करके अपने घर से वापस पलट सकती है, उसका महरम उसको छोड़ जाए। जहाँ तक ताल्लुक है हज करने की बात का, तो बैरून मुल्क से आने वाले लोग या लोकल लोग जो दूसरे शहरों से आते हैं उनके लिए हदीस पाक में ये बात हमारे लिए वाज़ेह रहनुमाई मौजूद है। सही बुखारी में हदीस है, सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई मर्द जो है किसी औरत की तन्हाई में न जाए और कोई औरत जो है वो महरम के बगैर सफर ना करे। तो इसी असना में एक साहबी खड़े हुए, वो कहने लगे जी मैंने फलां जिहाद में जाने का इरादा किया, उधर मेरी बीवी जो है हज करने के लिए जा रही है,
तो आपने फरमाया तू अपनी बीवी के साथ हज करने के लिए चला जा। तो हम ये बात समझते हैं जब इतनी कैटेगोरिकली हदीस में वजाहत मौजूद है तो गैर महरम या महरम के बगैर हज करना जो है ना, इसकी कोई गुंजाइश जो है ना उन लोगों के लिए खसूसियत से मौजूद नहीं है जो मक्का से बाहर है। उम्रे की हद तक मक्का की औरत को हम इस बात की इजाजत दे सकते हैं तो महरम के बगैर हरम पाक में दाखिल होने के बाद महरम के बगैर उम्रा कर ले तो उम्रा जायज होगा और उसको जो हरम तक छोड़ने के लिए बार उसके महरम को साथ आना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है हज की बात का, तो हज के अंदर चूंकि आपको मुजदलिफा में जाना होता है, मीना में जाना होता है, अरफात में जाना होता है, तो ये तमाम के तमाम जो वकूफ वाली जगह हैं उनके अंदर आपके साथ महरम को आना इंतहाई जरूरी है। इसलिए कि अगर आप मक्का मुकरमा के अंदर से बाहर से आ रहे हैं तो किसी होटल को बुक करवाना हो या कोई आपको जरूरत पेश आ जाए तो आपको हर सूरत असिस्टेंस के लिए एक मर्द के साथी या रफीक की जरूरत होती है। अगर ये शर्त हटाई जाएगी तो उसके नतीजे के अंदर औरतों की इज्जत, अजमत और डिग्निटी जो है वो मजरूह होगी। तो हम हुकूमत सऊदीया से मुतालबा करना चाहते हैं कि इस शर्त के बारे में नजरसानी करनी चाहिए और साबका बड़े सऊदी उलमा जिनमें शेख इब्न बाज शामिल हैं, शेख सालेह अल उसैमीन शामिल हैं, दीगर बड़े उलमा ने हमेशा महरम के बगैर हज के सफर की इजाजत नहीं दी। और हम ये बात समझते हैं जो बात कुरान और हदीस से और बाद में उलमा के बयानात से बिल्कुल वादे हो चुकी है, उसके अंदर दूसरी राय पैदा करना किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है। इब्तिसाम साहब, पाकिस्तान के उलमा, दुनिया भर के उलमा, सऊदी अरब के उलमा में एक दूसरे से राबते में रहते हैं, तो उलमा की जानिब से, क्योंकि आपकी मैं बात सुन रही हूँ, मुफ्ती ज़ुबैर साहब की मैं बात सुन रही हूँ, आप तमाम लोग इस फैसले पर नज़रसानी करने की बात करें, तो आप तमाम लोग क्या उनसे रब्ता करके ये समझाने की, बताने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले पर नज़रसानी की जाए? बिल्कुल जी, आपने जो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा इशू हाईलाइट किया और इस तरह के इशूज को जरूर हाईलाइट करना चाहिए। कई मतलब अपनी मशगूलियात या मसरूफियात के उलमा पर वक्त इन मामला से आगाह नहीं भी हो पाते, लेकिन जिस तरह अंदाज में आपसे राब्ते से हमें अवेयरनेस हासिल होती है तो मैं ये बात समझता हूँ इंशाल्लाह हम कम्युनिकेट करेंगे, उनके सामने अपनी रिजर्वेशन को रखेंगे और इस बात का मुतालबा करेंगे ये जो बात कुरान में, हदीस मुबारका में और इसी तरह उलमा के बयानात में बिल्कुल वादे तौर पर सामने आ चुकी है, तो उस मसले को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए और मुसलमानों के जज्बात को इस हवाले से कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इब्तिसाम साहब, ये जो सऊदी अरब बदल रहा है, आप उस पर क्या राय रखते हैं सर? ख़वातीन के हवाले से ख़वातीन को एम्पावर्ड करने के लिए वहाँ पे बड़ा काम हो रहा है सर। हम ये बात समझते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की जहाँ तक ताल्लुक है, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर उनकी एजुकेशन की बात की और गैर मखलूत माहौल के अंदर उनकी एक्टिविटीज की बात की, ये बात तो सऊदी अरब में करने से पहले भी मौजूद थी। लेकिन अगर कोई ऐसी लहर हमारे सामने आती है जिसमें हम ये बात महसूस करें उनका तदय्युन का खतरा है या उनकी अरब सकाफत को खतरा है या दीनी शायर को खतरा है, तो उस सूरत के अंदर हमें इस बारे में बकाया तौर पर उनको तंबीह भी करनी चाहिए और उनके सामने इस्तदा भी करनी चाहिए कि आपसे हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं और हम उन एक्सपेक्टेशन को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं और हम उनके अंदर कोई भी चेंज जिसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट की आड़ के अंदर मगरबी कल्चर अगर सऊदीया में दाखिल होता है तो ये बात बहरहाल उलमा इस्लाम हो या उलमा अरब हो वो कभी भी इस बात पर मुतमईन नहीं हो सकते। सही। अल्लामा शहरियार दाऊद साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। शहरियार साहब, बोलिए आपकी क्या राय है जो ख़वातीन को महरम के बगैर रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी जा रही है हज उम्रे के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन। आप की बात का जवाब देने से पहले एक दो चीजें अर्ज करूंगा। मलाला का स्टेटमेंट याद रखिए आप, जो भी हाल ही में आया है पार्टनरशिप रिलेशनशिप के ऊपर। वन वर्ल्ड ऑर्डर आपको नजर आ रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर, हर एक यही कह रहा है भाई वैक्सीनेशन करा लो, नहीं तो यहाँ नहीं जा सकोगे, वहां नहीं जा सकोगे। मतलब ये है कि सूरत हाल ये बन रही है कि सिर्फ अपने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए शरीयत और सुन्नत का इस्तेहसाल किया जा रहा है। और ये जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं, मेरा तो आज का नहीं शुरू से ही मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए यहाँ पर डिप्यूट कराए गए हैं कि बिल आखिर इन्होंने शियार इस्लाम को, अहकामात शरिया को बिल आखिर पामाल करना है। और नजर भी आ रहा है कि कुछ कुर्ब क़यामत की निशानियां बहुत तेजी के साथ जाहिर हो रही हैं। उन्हीं में से एक ये भी है, हम इसकी कतन मुखालफत करते हैं, मजम्मत करते हैं और इस चीज को कतन मानने के लिए तैयार नहीं है कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं उसको अपनी जाती अगराज और अपनी जाती मफादात को मतलब कि फुलफिल करने के लिए, गैरों को खुश करने के लिए फेमिनिज्म के नाम पर, देखिए जो इस्लाम इजाजत देता है, आजादी देता है ना खवातीन को, वो कोई और मजहब नहीं दे सकता। लेकिन यानी अल्लामा साहब आप इसके हक में नहीं हैं, आप भी इसके हक में नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों उलमा कर मौजूद है, शहरियार दाऊद साहब, मुफ्ती ज़ुबैर साहब, इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। तो फैसला नाज़रीन अब आपने करना है कि आपने करना क्या है। आगे बढ़ रही हूँ, यूँ तो पूरी दुनिया में ही मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है, लेकिन भारतीय मुसलमान इस वक्त सबसे ज़्यादा
खौफ में है नाज़रीन। दूसरी बड़ी अक्सरियत होने के बावजूद भारतीय मुसलमानों के लिए उनका मुल्क जहन्नुम बना हुआ है। अपने घरों में भी बेचारे महफूज नहीं है। नहीं मालूम कि कब कोई हुजूम निहत्ते लोग उन पर पिल पड़ें। डंडा बरदार, चाकू, खंजर उठाए, अंगारा आंखों वाले वहशी दरिंदे, RSS के गुंडे, हिंदू इंतहा पसंद बूढ़ों को नहीं बख्शते, बच्चों को नहीं बख्शते, औरतें इनसे महफूज नहीं है। सिर्फ इस एक हफ्ते के दौरान मुसलमानों पर दर्जनों हमले हो चुके हैं। दिल्ली का एक ख़ानदान है, इनके घर में घुसकर इन्हें मारा गया है। ये ऐसे मंजर हैं, तकलीफ दे मंजर हैं कि मैं इसको दिखा भी नहीं सकती क्लियरली आप लोगों को। मर्दों को लहू लुहान कर दिया गया है, औरतों और बच्चों को मुगल्लज़ात गालियां दी गई हैं, इस्लाम दुश्मन नारे लगाए गए हैं, पाकिस्तानी एजेंट कहकर मारा पीटा गया है। और इस पर यह देखिए कि ना कोई वहाँ पुलिस आई, ना कोई पड़ोसी उन्हें बचाने आया। उत्तर प्रदेश में एक बूढ़े शख्स को इस बुरी तरह पीटा गया है, दाढ़ी और सर के बाल उसके काट दिए हैं, मारते रहे, वीडियो बनाते रहे। एक और नौजवान की वीडियो वायरल हुई है नाज़रीन, जिसमें कोड़े मारे जा रहे हैं उस बेचारे को, टांगे तोड़ दी उसकी। राजस्थान में भी एक हुजूम ने गाय की स्मगलिंग के शुबे में मुसलमान नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद करके उसकी जान ले ली है। मुसलमानों पर बलवाइयों के हमलों की ये तारीख कोई आज और कल की तो नहीं है, बहुत पुरानी है। कश्मीर तो उसकी ज़िंदा मिसाल है। लेकिन मोदी हुकूमत में इन वाक़यात में जिस तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है, ये सिर्फ तशद्दुद नहीं है, ये खुली दहशत गर्दी है, ये मुनज़्ज़म नस्ल कुशी है जो मुसलसल भारत में हो रहा है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो चाहे कश्मीर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, जहाँ जहाँ मुसलमानों के साथ, न सिर्फ मुसलमानों के साथ बल्कि दीगर अक़लियतों के साथ जो कुछ भारत में किया जा रहा होता है, इंसानों के साथ जो कुछ भारत में किया जा रहा होता है, जो नाम नेहाद लोग बैठे हैं, जो इंसानियत के चैम्पियन बने बैठे हैं, उनको ये सब कुछ नज़र कैसे नहीं आता। एक तरफ यही भारत है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर करके लोगों को और दुनिया को पता नहीं क्या कुछ दिखा रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ भारत में हो रहा है वो सब कुछ सामने आ जाने के बावजूद भी ये सारे के सारे ये इंसानियत के चैम्पियन बने हुए लोग भारत के ख़िलाफ़ कुछ क्यों नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब कब मिलेगा ये किसी को नहीं मालूम। अपना बेहद ख्याल रखिए, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने